हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 दैट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेटलर्जी के 2 स्टेप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप 1 है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल मेथड से ओर को कंसंट्रेट किया है। स्टेप 2 में उस कंसंट्रेटेड ओर को हम लोगों ने क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर दिया है। स्टेप 2 को हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया है। अब इस पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो क्रूड मेटल हमको मिला है उस क्रूड मेटल को हम लोग अल्ट्रा प्योर मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है स्टेप 3 में, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है हमें। तो देखिए स्टेप 3 इट इज़ ऑल अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। रिफाइनिंग तो आप लोग जानते होंगे, रिफाइनिंग का मतलब है प्यूरिफिकेशन एक तरह से। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि क्रूड मेटल क्या है। हमको स्टेप सेकंड में जो मेटल की फॉर्म मिली है वो क्रूड है, मतलब वो कैसा है, वो क्रूड फॉर्म में है। अभी भी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिक्स हैं, तो हमें उनको अभी और इम्प्योरिटीज को और रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इस रिफाइनिंग की डेफिनेशन निकालना चाहूँ, 1 मार्क्स में डेफिनेशन बनती है रिफाइनिंग की, तो देखिए वो क्या डेफिनेशन बनेगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, अब इस रिफाइनिंग के क्या क्या तौर तरीके हो सकते हैं दैट वी हैव टू डिस्कस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 1 है दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन देखिए 1 मार्क्स में ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से, तो हमको उन 1 मार्कर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए ये है डिस्टिलेशन। तो देखिए स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे डिस्टिलेशन, आप लोगों ने आई थिंक क्लास 11th में भी डिस्टिलेशन पढ़ा है, और थोड़ा सा आप लोगों को याद हो तो क्लास 9th में एक चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहाँ पे मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन में भी डिस्टिलेशन एक छोटा सा मेथड आता है। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज दिस डिस्टिलेशन। कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपके पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में है, और आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो उस सॉल्यूशन में से जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सबसे कम होगा, उसकी वेपर जल्दी बन जाएगी। आप लोग एक पॉइंट समझते ही हैं कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर्स जल्दी बनती हैं। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों को यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास कोई लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कोई मेटल्स हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल्स। आप लोग बता सकते हैं भाई ऐसे मेटल जो, भाई देखिए ज़्यादातर मेटल तो सॉलिड स्टेट में है, तो हम लोग मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी हैं, या अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो देखिए लो बॉइलिंग पॉइंट में एक तो मैं बात करता हूँ, देखिए मरकरी की। मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। और एक और मेटल है जो भले ही सॉलिड फॉर्म में हो, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होने के बावजूद भी हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ब्रिटल इन नेचर है। जिंक इज द ओनली मेटल विच इज ब्रिटल इन नेचर। आप लोगों ने अगर 9th क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा हो, सॉरी 10th क्लास में, तो ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल को हैमर से बीट करें तो अदर जो मेटल्स होते हैं वो तो हैमर से बीट करने पर चादर बना देते हैं, ठीक है, सीट्स बना देते हैं। लेकिन जिंक ऐसा है जो कि थर्माकोल में, जैसे हम किसी थर्माकोल को बीट करें तो उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं गोल गोल, ऐसे ही जिंक को बीट करने पर उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं। इसीलिए जिंक को ब्रिटल नेचर का बोला जाता है, और जिंक इज द ओनली मेटल विच इज हैविंग ब्रिटल नेचर। ठीक है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल कौन से हो गए मेरे पास? जिंक और ये मरकरी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इन दोनों मेटल्स में इम्प्योरिटी शामिल है। ठीक है, हम लोग इन मेटल को अल्ट्रा प्योर करना चाहते हैं, तो मैं डिस्टिलेशन मेथड इसमें यूज करूंगा। तो देखिए इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा,
इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो जिंक और मरकरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हमने अभी बात करी है इस बारे में। तो इनकी वेपर्स जल्दी बन जाएंगी, इनकी वेपर को हम लोग पहले कलेक्ट कर लेंगे और फिर कंडेंस कर लेंगे, तो इम्प्योरिटी बाद में बची रह जाएगी। देखिए लैंग्वेज आप लोग अपने आप से लिख लोगे कि इन दिस मेथड we have to purify the low boiling point metals like zinc and mercury. Zinc and mercury will form the vapor first and these vapor will condensed later and impurity remain as such. इस तरह से लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे। मैं जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। चलिए, तो डिस्टिलेशन आप लोगों के समझ में आया। मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर जल्दी बन जाएगी। दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पर डिस्टिलेशन के बाद, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्वेशन। नाम से पता चल रहा होगा, लिक्वेशन मतलब जो लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए हम ऐसे मेटल लेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसी फर्नेस लेते हैं जो ऐसे स्लोप में होती है। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, सीधी सी बात। और हम लोग इस स्लोप्ड फर्नेस को लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं मेटल को, ऐसी मेटल्स को जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो ऐसी मेटल कौन कौन सी हैं भाई? ऐसी मेटल देखो, जिंक तो है ही, ठीक, मरकरी भी है, और जिंक है, मरकरी है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेड, ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स हैं। बिस्मिथ, ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको हीट करूँगा। तो हीट करने से क्या होगा, देखिए जो मेटल यहाँ पे मैंने रखा हुआ है क्रूड मेटल, जो मेरे को स्टेप 2 में मिला है। तो ये जो क्रूड मेटल है, इसमें से जो मेटल वाला पोर्शन होगा वो जल्दी पिघलकर नीचे की तरफ आ जाएगा और इम्प्योरिटी अभी पिघलेगी नहीं। तो मेन चीज क्या है कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं हो रही है, और जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी मोल्टन स्टेट में आ जाता है और वो फ्लो करके हमको एक जगह कलेक्ट होकर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो डिस्टिलेशन हो गया, लिक्वेशन हो गया। चलिए तीसरा मेथड मैं बताता हूँ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल में, दैट इज लिक्वेशन के बाद दैट इज पोलिंग, POLING। अब पोलिंग क्या है इसको समझिए। देखिए पोलिंग में हम लोग उस क्रूड मेटल को प्योरीफाई करते हैं जिसमें ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। तो पहले मैं वही पॉइंट लिखता हूं स्टार लगा के, क्रूड मेटल विच इज हैविंग ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी। यही कंडीशन है। पोलिंग मेथड कब यूज करेंगे? जब ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी। तो इसके लिए जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं क्रूड कॉपर के लिए, क्रूड कॉपर। अच्छा, क्रूड कॉपर का मतलब क्या है कि कॉपर तो प्रेजेंट है ही, साथ में इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, यही तो मतलब है क्रूड का। तो हम लोग इस क्रूड कॉपर को एक नाम और देते हैं, दैट इज ब्लिस्टर कॉपर। कैसा कॉपर? ब्लिस्टर। ठीक है, कभी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लिस्टर कॉपर? तो ब्लिस्टर कॉपर इज नथिंग बट सिंपली इट इज क्रूड कॉपर या कॉपर प्लस इम्प्योरिटी। अच्छा, इसमें जनरली क्या होता है क्रूड कॉपर में कि क्यूप्रस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी इसमें होती है। किसकी? क्यूप्रस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है कॉपर में। तो वी हैव टू रिफाइन दिस क्यूप्रस ऑक्साइड इम्प्योरिटी। क्या करते हैं हम लोग? देखो, हम लोग लेते हैं एक ऐसा बीकर और उसमें हम लोगों ने क्रूड कॉपर को ले लिया, ठीक है, और क्रूड कॉपर को नीचे से हीट किया जा रहा है, ये हीट किया जा रहा है, और हम लोग इसको, जो हरे हरे बांस होते हैं, आप लोग जानते होंगे जो बांस है जिसको हम लोग लॉग वुड बोलते हैं, लॉग वुड, ठीक है, हम लोग इससे इसको स्टेयर करेंगे। ये मान लीजिए हरा बांस है या हरा कोई पेड़ पौधे का तना है, ऐसे समझिए। ये मेरे पास ग्रीन कलर का लॉग वुड है, मैं इससे इसको स्टेयर करूंगा, मैं इसको इससे ऐसे चलाऊंगा। तो हम लोग जानते हैं भाई ये जो लॉग वुड है ये भी हाइड्रोकार्बन होगा इसके अंदर, हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी गैस फॉर्म को ये क्यूप्रस ऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ओवरऑल होगा क्या कि ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड इसकी हाइड्रोकार्बन गैसेस के साथ में रिमूव हो जाएगा और अगर उड़ेगा नहीं, एस्केप नहीं होगा, तो इसके ऊपर ऊपर तैरने लग जाएगा, ऐसे ऐसे तैरने लग जाएगा। तो हम लोग इसको ऊपर से अलग हटा लेंगे और हमारे पास क्रूड कॉपर मिल जाएगा। एक बार दोबारा से सुनिए, ये मेरे पास जो ग्रीन कलर का
लॉग वुड है, बांस का डंडा है ऐसे समझिए। इसमें जब हम लोग किसी हरी लकड़ी को जलाते हैं तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उसी धुएं की बात हो रही है। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन गैसेस भाई कौन सी होंगी? ऐसी गैस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो क्या क्या हो सकता है? मीथेन है, इथेन है, इथीन है, बहुत सारी गैसेस होंगी ऐसी। तो हाइड्रोकार्बन गैसेस, अब ये हाइड्रोकार्बन गैसेस इस ऑक्साइड इम्प्योरिटी को अपने साथ रिमूव कर लेती हैं, या अपने साथ एस्केप नहीं करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, क्या? जो ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो इन दिस वे वी ऑब्टेन द प्योर कॉपर, या वी कैन से द रिफाइंड कॉपर फ्रॉम दिस क्रूड कॉपर। तो ये हो गया मेरे पास पोलिंग मेथड। नाउ कम टू द फोर्थ मेथड, दैट इज क्यूपेलेशन या कपलेशन भी बोलते हैं इसको। तो देखो, इसको कपलेशन या क्यूपेलेशन क्यों बोला जाता है कि एक आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री लैब गए होंगे तो इस तरह का एक वाइट कलर की आप लोगों ने कटोरी सी देखी होगी, इसको बोलते हैं क्रूसिबल, क्रूसिबल। और ये बनी रहती है ज़्यादातर बोन एस की, है ना, हड्डी की राख की, बोन एस, या इसको चाइना डिश बोलते थे ऐसे समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है क्रूड मेटल, कोई भी क्रूड मेटल, क्रूड मेटल। क्रूड मेटल का मतलब है कि मेटल प्लस इम्प्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हॉट एयर को ब्लो करते हैं। ये जो मेरे पास एक कटोरी है, चाइना डिश है, ये इस चाइना डिश में मैंने रखा हुआ है क्या? क्रूड मेटल, ठीक है। अब इस क्रूड मेटल में के ऊपर से मैंने पास कर दिया है हॉट एयर। अब हॉट एयर से क्या होगा भाई कि इसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और स्पेशली ये जो मेथड है, ये जो क्यूपेलेशन मेथड है, वो स्पेशली किसके लिए यूज होता है? सिल्वर विच कंटेन्स लेड एज इम्प्योरिटी। ध्यान रखना है इस बात को, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? सिल्वर के लिए। और जिसमें लेड की इम्प्योरिटी होगी तो ये लेड इस हॉट एयर के साथ क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। याद रखना है आप लोगों को, क्यूपेलेशन मेथड में हम लोग सिल्वर को रिफाइंड करते हैं, क्योंकि सिल्वर में जो इम्प्योरिटी है लेड की, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द हॉट एयर, जो ऊपर से हमने हॉट एयर पास की है उसके साथ में, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ मेथड। नाउ कम टू द फिफ्थ मेथड। अब फिफ्थ मेथड क्या है उसको समझिए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आप लोगों से 1 मार्क्स में ये छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत सिंपल सा मेथड है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? समझिए, हम लोग लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये ले लिया मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं एक इम्प्योर मेटल की रॉड को, ठीक है, और कैथोड से जोड़ देते हैं उसी मेटल की प्योर रॉड से। समझिए अब इसको, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? एनोड। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? कैथोड, ठीक है। अब हमने एनोड किसको बनाया है? जो इम्प्योर मेटल की रॉड है, इम्प्योर मेटल रॉड। याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एनोड किसका बनाया जाता है? तो इम्प्योर मेटल रॉड का बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मुझे मान लो एल्युमिनियम को रिफाइन करना है, एल्युमिनियम को या कॉपर को हमको रिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो इम्प्योर कॉपर हमको मिला है, क्रूड फॉर्म जो मिला है, उसको तो बना देंगे एनोड, ठीक है। और उसी एल्युमिनियम की जो रॉड होगी हमारे पास प्योर फॉर्म में, उसको बना देंगे कैथोड। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है भाई? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ये जो मेटल की रॉड है एक्चुअली में ये क्रूड फॉर्म में है, तो इस क्रूड फॉर्म में मेटल के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा? इम्प्योरिटी। लेकिन ऑक्सीडेशन केवल किसका होगा? केवल मेटल वाले पार्ट का होगा। तो दिस मेटल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो, मेटल जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इसमें से मेटल निकल गया Mn पॉजिटिव, और जो भी इम्प्योरिटी इसमें शामिल थी वो सब की सब इसके नीचे यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। इसको बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड। अब देखो, ये था क्रूड मेटल रॉड थी, मतलब इम्प्योर मेटल की रॉड थी,
उसमें से जो मेटल वाला पोर्शन है केवल उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो उसने बना दिया Mn पॉजिटिव, क्योंकि इसने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी थी वो सब इसके नीचे शामिल हो गई, नीचे इकट्ठी हो गई। अब ये Mn पॉजिटिव इट विल गेट रिड्यूस्ड एट दी कैथोड। अब ये कहाँ पर जाएगा भाई? कैथोड पर। हम लोग जानते हैं कि एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो ये जो Mn पॉजिटिव है इट विल रीच टू द कैथोड एंड अगेन गेट रिड्यूस्ड, और क्या मिल जाएगा हमको? मेटल मिल जाएगा। और ये वाली जो कैथोड था ये ऑलरेडी प्योर फॉर्म में था, इसके ऊपर और मेटल का डिपोजिशन हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इस मेटल, इस कैथोड को हटा देंगे, एक दूसरी प्योर रॉड फिर लगा देंगे, फिर इस पर कुछ डिपोजिशन हो जाएगा। तो ऐसे ही बारी बारी कर करके हम लोग इस पूरी इम्प्योर रॉड में से मेटल वाले पोर्शन को निकाल लेंगे। अच्छा, एक तरीका और समझिए, इम्प्योर मेटल की रॉड में से केवल मेटल वाले पोर्शन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इम्प्योरिटी वाले पोर्शन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। इसको कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमने दूध लिया और दूध में पानी मिला दिया, और उस दूध जिसमें पानी शामिल है, मतलब पानी इम्प्योरिटी हो गया और दूध जो है वो प्योर फॉर्म हो गई। हम लोग इसका दही बनाना चाहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि दही किसका बनेगा? केवल जो दूध वाला पोर्शन होगा, पानी वाला पोर्शन एज सच पड़ा रहेगा। तो मेटल वाले पोर्शन का ऑक्सीडेशन होगा, इम्प्योरिटी एज सच इसके नीचे जाके जमा हो जाएगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, मेथड नंबर 5। चलिए नेक्स्ट कम टू द मेथड नंबर 6। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? दैट इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग नाम से पता चल रहा है, जोन का मतलब क्षेत्र, एरिया। और ये जोन रिफाइनिंग मेथड स्पेशली यूज किया जाता है हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी के लिए। हाई डिग्री मतलब हमको बहुत ज़्यादा प्योर मेटल अगर कोई चाहिए तो उसके लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं। दिस इज द हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस मेथड से हमको हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ मेटल मिलती है, तो दैट इज जोन रिफाइनिंग मेथड। और किसके लिए यूज करते हैं स्पेशली? हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन के लिए, हम लोग यूज करते हैं जर्मेनियम के लिए, हम लोग यूज करते हैं गैलियम के लिए। आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। होता क्या है इसमें समझ लीजिए, ठीक। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसको देख लीजिए। देखिए प्रिंसिपल इसका ये है कि जो इम्प्योरिटी है मेटल में, जो इम्प्योरिटी होगी, इन मेटल में जो इम्प्योरिटी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में अलग अलग होगी। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में इन मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी एसोसिएटेड होगी उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। अब समझिए इसको, मान लीजिए मेरे पास इम्प्योर मेटल की एक रॉड है, ये ले लीजिए, ठीक है। क्रूड मेटल के मेरे पास, या जो भी सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम है, मान लीजिए मेरे पास ये जर्मेनियम की एक रॉड है और इसमें इम्प्योरिटी भी शामिल है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक सर्कुलेटरी हीटर है हमारे पास, एक सर्कुलेटरी हीटर का मतलब क्या है कि एक हीटर है, इस रॉड के ऊपर हम लोग ऐसे फिट कर देंगे और ये हीटर धीरे धीरे यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेगा ऐसे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे हीटर रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इम्प्योरिटी है वो जल्दी मेल्ट हो रही है। इम्प्योरिटी विल मेल्ट फर्स्ट। एक चीज़ याद रखना, यहाँ इस वाले मेथड में क्या हो रहा था, लिक्वेशन वाले में मेटल विल मेल्ट फर्स्ट। यहाँ पर मेटल मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर इम्प्योरिटी मेल्ट हो रही है। तो जैसे ही ये हीटर जहाँ पहुँचेगा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, इम्प्योरिटी मेल्ट होगी और इम्प्योरिटी मेल्ट होते होते एक कॉर्नर पर जाके इकट्ठी हो जाएगी। मान लीजिए पूरी की पूरी इम्प्योरिटी यहाँ आके इकट्ठी हो गई। हम लोग इस हीटर को बारी बारी से ऐसे फिराएंगे बार बार ताकि सारी इम्प्योरिटी मेल्ट होकर एक कॉर्नर पर, एक एंड पर इकट्ठी हो जाए। मान लीजिए ये एक एंड पर सारी इम्प्योरिटी आ गई। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए। हमारे पास ये जो मेटल की रॉड मिली है, ये जो जर्मेनियम की रॉड मिली है, ये अल्ट्रा प्योर फॉर्म है सिलिकॉन की, जर्मेनियम की या गैलियम की। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 6 जोन रिफाइनिंग मेथड। चलिए अब आते हैं हम लोग 6th मेथड पर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 7, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। इंपॉर्टेंट है, इस पर बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है? ये वेपर फेज रिफाइनिंग उसको समझिए। देखो हमारे पास कोई क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल को हम लोग किसी एक केमिकल रिएजेंट के साथ में हीट करेंगे
तो क्रूड मेटल में जो मेटल वाला पोर्शन है वो उस केमिकल रिएजेंट के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग फर्दर हीट करेंगे तो हमको मेटल अलग मिल जाएगा। लेकिन इम्प्योरिटी और उस केमिकल रिएजेंट का कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग का सबसे पहले प्रिंसिपल आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल क्या है वो। तो देखिए प्रिंसिपल ये है कि मेटल विल फॉर्म ए वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स। वॉलेटाइल, अच्छा अनस्टेबल होगा ये कैसा होगा? अनस्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स होगा, वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स। इम्प्योरिटी नहीं बना रही है कॉम्प्लेक्स, इम्प्योरिटी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। क्रूड मेटल में से जो मेटल का पोर्शन है इट विल रिएक्ट विद दैट केमिकल रिएजेंट एंड विल फॉर्म अनस्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स। और ये जो वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स है, दिस वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स अगेन ऑन हीटिंग, इस वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स को फिर हीट किया जाएगा तो हमको इसमें से मेटल वापस मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझिए। तो 7.A मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज मॉन्ड्स प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम पूछा जाता है मॉन्ड्स प्रोसेस। तो आप लोग याद रखेंगे मॉन्ड्स प्रोसेस यूज की जाती है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल। याद रखना है मॉन्ड्स प्रोसेस, देखो M फॉर M, N फॉर निकल, तो MN ऐसे याद रख लेना। मॉन्ड्स प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है? निकल के लिए। चलिए तो मान लो मेरे पास निकल की क्रूड फॉर्म है, ठीक है, ये निकल की जो है क्रूड फॉर्म है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी शामिल है, क्रूड फॉर्म। और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में, और टेम्परेचर कितना लिया? इट विल फॉर्म कंपाउंड दैट इज निकल, दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रहेगा? 330 केल्विन, 330 से लेकर 350 केल्विन, केल्विन में है टेम्परेचर, याद रखना। अच्छा फिर क्या होगा कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये स्टेबल नहीं है। मैं इसको अगर हीट करता हूँ 450 से लेकर 470 केल्विन के बीच में, तो मुझको दोबारा से निकल वापस मिल जाएगा और ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वापस मिल जाएगी। तो देखिए कैसे याद रखना है कि भाई मॉन्ड्स प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? निकल के लिए। होगा क्या इसमें कि निकल विल रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड विल फॉर्म एक अनस्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स। दिस वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स अगेन ऑन हीटिंग विल फॉर्म द प्योर निकल। यहाँ पर जो निकल मिला है दैट इज प्योर निकल, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग 7.B, एक और मेथड है हमारे पास दैट इज वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड क्या है? इस मेथड में देखो पहले तो समझ लो कि इसको हम लोग यूज करते हैं जर्कोनियम के लिए और टाइटेनियम के लिए, ठीक। इसको यूज करते हैं निकल के लिए। होता क्या है इसमें कि जैसे मेरे पास जर्कोनियम है, मैं आयोडीन के साथ इसको हीट कर दूंगा तो मुझको मिल जाएगा जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड, जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर मैं हीट कर दूंगा, कितने टेम्परेचर पर? मैं इसको हीट कर दूंगा 1800 केल्विन पर, तो मुझे वापस से जर्कोनियम और आयोडीन वापस मिल जाएंगे। तो दिस जर्कोनियम इज इन द प्योर फॉर्म। ऐसे ही टाइटेनियम, टाइटेनियम को आप लोग आयोडीन के साथ हीट करिए तो आपको मिल जाएगा टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। इसको फर्दर हीट करेंगे 1700 केल्विन पर, 1700 केल्विन पर आपको टाइटेनियम प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग के दो मेथड हैं, मॉन्ड्स प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। नाउ कम टू द 8th मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट 8th मेथड दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्रोम का मतलब होता है कलर और ग्राफ का मतलब होता है बैंड। तो इसमें अलग अलग कलर के बैंड बन जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। होता क्या है समझिए बेसिक प्रिंसिपल कि हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग लेते हैं एक ग्लास का ट्यूब या ग्लास का एक कॉलम लेते हैं, कुछ ऐसा, नीचे से इसको हमने बंद कर रखा है, ठीक। और इसमें हम लोगों ने भर रखा है एक एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट आप लोग जानते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने। एडजॉर्बेंट वो है जिसके ऊपर एडजॉर्बेट आकर स्टिक हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक। ये है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट।
और जनरली हम लोग या तो एल्यूमिना यूज़ करते हैं, एल्यूमिना, या हम लोग यूज़ करते हैं सिलिका, ठीक है। और इसी को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये क्रोमेटोग्राफी के कुछ टर्म हैं, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये एडजॉर्बेंट की तरह काम करेगा। अब देखिए, मेरे पास कोई कंपोनेंट, मेरे पास कोई मिक्सचर है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट शामिल है, मान लीजिए ए और बी ये शामिल है। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल की, तो मान लीजिए मेरे पास ए जो है वो तो मेटल है, ए क्या है मेटल, और बी क्या है यहाँ पर इम्प्योरिटी, ऐसे समझ लीजिए बी है इम्प्योरिटी, ठीक। अब इस लिक्विड फॉर्म में मैं इसको यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये जो लिक्विड फॉर्म है इसको बोलते हैं मोबाइल फेज। आप लोगों ने 11th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। तो जो मेरे पास मिक्सचर है, कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, उसको मैंने क्या बोला है मोबाइल फेज, और जो एडजॉर्बेंट है उसको मैंने बोला है स्टेशनरी फेज। जब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा ए और बी को, तो देखो ए एडजॉर्बेट की एडजॉर्प्शन पावर इस एडजॉर्बेंट के साथ अलग अलग होगी। प्योर मेटल के अलग एडजॉर्प्शन होगा और जो इम्प्योरिटी है उसका अलग एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन आप लोग जानते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। अब देखिए, अगर ए का एडजॉर्प्शन इस एल्यूमिना के साथ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडजॉर्प्शन है, तो ये ए तो भाई यहीं का यहीं स्टिक कर जाएगा, ए तो यहीं पे चिपक के रह जाएगा। और मान लीजिए इम्प्योरिटी का जो एडजॉर्प्शन है वो एडजॉर्बेंट के साथ कम है, तो वो नीचे जाके ऐसे स्टिक करेगा, यहाँ पे जाके स्टिक करेगा, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं मेटल तो आ गया यहाँ, मेटल आ गया यहाँ, और इम्प्योरिटी पहुँच गई यहाँ, इस तरह से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा एक केमिकल रिएजेंट लेंगे जिससे ये इम्प्योरिटी उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर बाहर आ जाएगी, ठीक। तो इम्प्योरिटी सेपरेट कर ली, फिर दोबारा हम दूसरा एक केमिकल सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें ये मेटल डिसॉल्व होकर बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल हमने मेटल को अलग कर दिया और इम्प्योरिटी को अलग कर दिया। अब देखो इसकी थ्योरी देखो कैसे, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन ए प्रिंसिपल बेस्ड ऑन different adsorption capacity of metal and impurity with this adsorbent. Metal will have to show different adsorption with this adsorbent and impurity will show different adsorption on this adsorbent. तो मेटल का एडजॉर्प्शन ज़्यादा है तो वो पहले की पहले यहाँ पर स्टिक कर गया, डिपॉजिट कर गया, क्योंकि इसकी एडजॉर्प्शन एफिशिएंसी ज़्यादा है, और इम्प्योरिटी की कम है तो वो यहाँ आ गया। अब हमने क्या किया कि हमने एक केमिकल सॉल्यूशन लिया और इसमें ऊपर से ऐसे इसको पानी की तरह डाला, तो सारी की सारी इम्प्योरिटी उसमें घुलकर बाहर निकल गई। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा केमिकल सॉल्यूशन इसमें डाला जिसमें ये मेटल डिसॉल्व होकर पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है ये उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। हम लोग ऐसे मेटल्स को क्रोमेटोग्राफी से प्योरीफाई करते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत माइन्यूट होती है, ठीक है। बल्क में जो मेटल हमको ऑब्टेन होगा हम उसको इससे नहीं करेंगे, उसके लिए फिर डिफरेंट मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया होगा। एक तो है स्टेशनरी फेज, यहाँ पर है मोबाइल फेज, और यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं उसको घोलने के लिए उसको बोलते हैं इल्यूट, ELUTE। और इल्यूट को जब इसमें डालते हैं ऊपर से पानी की तरह, जब इसमें ये घुल जाता है पूरी प्रोसेस, उसको बोलते हैं इल्यूशन, ELUTION, ठीक है, इसको बोलते हैं इल्यूशन, ठीक। तो आप लोगों के समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये हम लोगों ने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। मतलब हम लोगों ने जो जनरल प्रिंसिपल है, जो जनरल स्टेप है किसी भी मेटल की मेटलर्जी में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलिंगम डायग्राम। तो उस इलिंगम डायग्राम में हम लोग ये जानेंगे कि हमको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है, किस टेम्परेचर पर यूज़ करना है, उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर की क्या प्रोसेस है, जिंक की क्या है, एल्युमिनियम की क्या है, आयरन की क्या है। देखो बोर्ड पर्पस से तो आप लोगों का ये इतना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक है एनसीईआरटी में वो सारे मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।